मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, लेक्चरर पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड। आज हम आपको जो है क्लास 12 के अंतर्गत जो है इकोनॉमिक्स विषय में हम अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग का आपका अध्ययन कराएंगे। उसमें सबसे पहले हम आपको अध्ययन कराएंगे मुद्रा के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रा जो है वो मुद्रा का मुख्य कार्य जो है या मुद्रा का जो जन्म हुआ था वो मुख्य रूप से मुद्रा विनिमय का माध्यम है। इसके संबंध में प्रोफेसर बाकर ने भी एक परिभाषा दी है। प्रोफेसर बाकर ने कहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि कोई भी वस्तु जो मुद्रा के कार्य के रूप में काम करे या मुद्रा जैसा कार्य करे वह वस्तु मुद्रा कहलाती है। तो इसके संबंध में हम विस्तार में बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो है मुद्रा का जो जन्म हुआ है वो जन्म के विषय में हम जानना चाहते हैं, और उससे भी पहले हम यहाँ पर अध्ययन करना चाहेंगे कि मुद्रा का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, किस वजह से हुआ, यह जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के मुख्य विषय पर अध्ययन करेंगे। विनिमय के बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, और विनिमय के साथ साथ हम वस्तु विनिमय को भी जानने का प्रयास करेंगे। विनिमय के साथ साथ हम वस्तु विनिमय को भी जानने का प्रयास करेंगे, जो कि विनिमय का ही एक प्रकार है। विनिमय का ही एक प्रकार है। जैसा कि हम जानते हैं विनिमय दो प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। जैसा कि हम बता रहे हैं बार बार कि मुद्रा विनिमय के बारे में या मुद्रा के बारे में हम बाद में बात करना चाहेंगे। पहले हम मुद्रा के जन्म के कारणों पर जाना चाहते हैं, और उस कारण का हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम कम से कम सबसे पहले विनिमय को जान लें। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि विनिमय के जन्म के कारण का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले विनिमय और तत्पश्चात वस्तु विनिमय को समझना अत्यंत आवश्यक है। विनिमय, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। यानी कि विनिमय अर्थशास्त्र का एक विभाग है। तो अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में विनिमय का अध्ययन किया जाता है। तो विनिमय में आपको एक बात, अधिकांश व्यक्ति इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर अधिकांश अर्थशास्त्री कंफ्यूजन में है। तो मैं आपके इस कंफ्यूजन को भी यहाँ पर साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और अधिकांश अर्थशास्त्री ऐसी गलती करते भी हैं। तो वो गलती क्या है, मैं यहाँ पर, चूंकि मैंने बताया है अभी आपसे कि मैं विनिमय के साथ साथ वस्तु विनिमय को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि इनमें बहुत संक्षिप्त अंतर है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। विनिमय, जैसा कि हम कहते हैं कि अदल बदल को विनिमय कहते हैं। अदल बदल को विनिमय कहते हैं, यानी कि विनिमय की परिभाषा देते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई वस्तु का नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ केवल हम अदल बदल की बात करें, अदल बदल को हम विनिमय कहते हैं। तो विनिमय को केवल हमें इतनी सी बात से ही समझना है, अदल बदल वो किसकी चीज की जा रही है, क्या करा जा रहा है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। केवल अदला बदला जा रहा है, हम केवल क्रिया विधि को समझ रहे हैं, वो क्या रहा है। तो अगर केवल क्रिया विधि की बात करी जाए तो वह विनिमय है। क्रिया विधि की अगर हम बात करें तो वह विनिमय है, यानी कि अदल बदल हो रही है या क्रिया हो रही है। क्या क्रिया हो रही है, अदल बदल की एक क्रिया हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा विनिमय हो गया। लेकिन यहाँ पर यदि हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपको विनिमय के अध्ययन के साथ साथ वस्तु विनिमय को भी समझाऊंगा, क्योंकि दोनों में संक्षिप्त अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो यदि मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये एक भेड़ है और ये एक सेब लिए हुए है, और इनमें हम आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, अदल बदल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यही विनिमय वस्तु विनिमय में बदल जाएगा। यानी कि ये मैंने जैसा कि कह रहा था संक्षिप्त अंतर है। तो यहाँ वस्तु की अदल बदल को वस्तु विनिमय कहा जाता है। यहाँ यदि हम इस चित्र में देखें तो अदल बदल हो रही है, विनिमय की क्रिया संपन्न हो रही है। विनिमय क्या है, एक क्रिया है, जबकि वस्तु विनिमय क्या है, वस्तुओं की अदल बदल है। तो वस्तुओं की यहाँ पर अदल बदल हो रही है। यहाँ मछली के बदले मुर्गा दिया जा रहा है, यानी कि ये दोनों व्यक्ति
विनिमय है। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि विनिमय की कुछ शर्तें होती हैं, विनिमय कुछ शर्तों के आधार पर किया जाता है। विनिमय वैसे ही नहीं हो जाता। यदि उन शर्तों को ध्यान में रखा गया है तो वह क्रिया विनिमय कहलाएगी, और यदि उन शर्तों का पालन नहीं किया गया है तो वह क्रिया विनिमय नहीं कहलाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विनिमय की पहली शर्त क्या होती है? विनिमय में नंबर 1 दो पक्ष होने चाहिए। देखो दोनों पक्ष हैं। विनिमय क्रिया में दो वस्तुएं होनी चाहिए, दो वस्तुएं भी हैं। विनिमय क्रिया होने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुएं लेने व देने के लिए तत्पर होने चाहिए। तत्पर कहते हैं दोनों में तत्परता होनी चाहिए, दोनों व्यक्ति तैयार होने चाहिए। तो ये दोनों व्यक्ति तैयार भी हैं, और यह विनिमय वैधानिक रूप से किया जाना चाहिए। वैधानिकता किसे कहते हैं? यानी कि ये व्यक्ति भी अपनी वस्तु आसानी से देने के लिए तैयार हो, और यह व्यक्ति भी इस व्यक्ति को आसानी से वस्तु देने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर जेवेंस की एक परिभाषा का यदि हम अवलोकन कर लें तो शायद आपको ये बात और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जेवेंस महोदय बताते हैं कि कम आवश्यकता वस्तु से अधिक आवश्यकता वस्तु की अदला बदली को विनिमय कहते हैं। ये परिभाषा में केवल अभी भेड़ वाले व्यक्ति की तरफ से बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, भेड़ वाले व्यक्ति की तरफ से बोल रहा हूँ। जो वस्तु जिस व्यक्ति के पास होती है वह वस्तु कम उपयोगी कहलाती है, क्योंकि उसके बाद वह वस्तु है। जैसे एक किसान को आपने देखा होगा, किसान के यहाँ पर जब गेहूं आ जाता है तो किसान के बच्चे गेहूं पर खेलते कूदते रहते हैं, अर्थात उनके लिए वो गेहूं कम उपयोगी दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कल्पना करी है जहां पर बादाम पैदा होते होंगे वहां पर भी बच्चे बादामों पर खेलते कूदते होंगे? क्यों? क्योंकि वहां पर बादाम उनके लिए कम उपयोगी है। तो ये बात तय हो गई कि जो वस्तु जिस व्यक्ति के पास है वह उसके लिए कम उपयोगी, और जिस व्यक्ति के पास नहीं है उसके लिए अधिक उपयोगी। तो ध्यान दें, जेवेंस की परिभाषा बताती है कि किसी कम आवश्यकता वस्तु के बदले, यानी कि मैं भेड़ वाले की तरफ से बोल रहा हूँ उस परिभाषा को, ये कम आवश्यकता वस्तु यानी कि भेड़ देकर अधिक आवश्यकता वस्तु अर्थात सेब प्राप्त करना चाहता है। तो जेवेंस की परिभाषा बोलती है कम आवश्यकता वस्तु के बदले अधिक आवश्यकता वस्तु की अदला बदली को विनिमय कहते हैं। और यह बात दोनों पक्षों पर लागू होती है। ये बात अगर हम सेब वाले की तरफ से भी बोलेंगे तो सेब वालों को कम आवश्यक वस्तु देकर अधिक आवश्यक वस्तु अर्थात भेड़ प्राप्त करना चाहता है, इसे हम विनिमय कहते हैं। और ये आप दोनों पक्षों पर लागू होती है, और विनिमय क्रिया में दोनों पक्षों को लाभ होता है, तभी विनिमय संभव है। तो आपने देखा कि हमने विनिमय समझा और विनिमय की शर्तों के अनुसार जो है विनिमय क्रिया संपन्न हुई। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं कि विनिमय जो होता है, तो विनिमय दो प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो आप देख रहे हैं, हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि विनिमय को हमने दो भागों में बांट लिया है। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय, और यह है आपका मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय नाम से ही पता चल रहा है, वह विनिमय जिनमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ऐसे विनिमय को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। यदि हम ऐसा समझ लें, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। यदि हम वस्तुओं का डायरेक्ट प्रत्यक्ष आदान प्रदान करें तो इसे प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं। जैसा कि जब वस्तुएं प्रत्यक्ष आदान प्रदान हो रही है, इसलिए वस्तु विनिमय को हम प्रत्यक्ष विनिमय की संज्ञा भी देते हैं। तो लेकिन अब आप जरा ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर यह है कि वस्तु विनिमय होते समय आप देख रहे हैं कि जब आप वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे तो यहाँ पर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक समस्या बता रहा हूँ पहले, बाकी इसकी कठिनाइयों का गहन अध्ययन हम करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यह व्यक्ति टमाटर दे करके गेहूं प्राप्त करना चाहता है, और यह व्यक्ति गेहूं दे करके टमाटर प्राप्त करना चाहता है। मान लीजिएगा हम यहाँ पर देख रहे हैं वस्तु विनिमय हो या विनिमय हो, विनिमय की सारी शर्तें यहाँ पर लागू होनी चाहिए। यहाँ दो पक्ष हैं, दो वस्तुएं हैं, दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु लेना व देना चाहते हैं, और दोनों को विनिमय क्रिया से लाभ भी हो रहा है, और ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय हो जाएगा। तो चलिएगा, यद्यपि हम यहाँ पर मुद्रा विनिमय का संक्षिप्त अध्ययन अभी यहाँ पर करेंगे, और लेकिन इसको हम बाद में दोबारा यहाँ पर वापस आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मुद्रा विनिमय को संक्षेप में अभी ध्यान देते हैं, विस्तार में इसका अध्ययन बाद में करेंगे। तो मुद्रा विनिमय
यानी कि विनिमय कहते हैं अदल बदल और मुद्रा कहते हैं विनिमय का माध्यम। वह विनिमय जिसमें वस्तु की अदल बदल में मुद्रा माध्यम के रूप में कार्य करे, ऐसे विनिमय को हम मुद्रा विनिमय कहते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ भी आप बना सकते हैं कि वह विनिमय जिसमें मुद्रा माध्यम के रूप में कार्य नहीं करती, ऐसे विनिमय को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। और वह विनिमय जिनमें मुद्रा माध्यम के रूप में कार्य करती है, ऐसे विनिमय को हम मुद्रा विनिमय कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुद्रा देकर के वस्तुएं प्राप्त की जा रही हैं, तो ये क्या हो गया, मुद्रा विनिमय हो गया। अब हम आगे चलते हैं तो हम इसमें अध्ययन करना चाहेंगे कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ क्या हैं। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ, यानी कि हम वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझना आवश्यक है। तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का अध्ययन करना यहाँ पर इसलिए आवश्यक है कि इन कठिनाइयों की वजह से ही, वस्तु विनिमय में आने वाली कठिनाइयों की वजह से ही मुद्रा का जन्म हुआ। यानी कि मुद्रा के जन्म के जो कारण है वो वस्तु विनिमय में आने वाली कठिनाइयां हैं। आप कल्पना करें यदि वस्तु विनिमय आसानी से चलता रहता, मतलब वस्तु विनिमय आसानी से होता रहता और उसमें कोई कठिनाई ना आती, तो फिर मुद्रा का जन्म ही ना होता, मुद्रा का जन्म ही ना होता। तो मुद्रा के जन्म के कारण क्या है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयां हैं। तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का अध्ययन करना यहाँ अत्यंत आवश्यक है। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु विनिमय की यद्यपि अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने इनकी मुख्य कठिनाइयां आपके सामने ली हैं। तो इसमें हम एक एक कठिनाई का अध्ययन कर रहे हैं। पहले कठिनाई आपकी दोहरे संयोग का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव। तो दोहरे संयोग का अभाव, जैसा कि हम एक उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक मोची है, मोची जूते का निर्माण करता है और किसान गेहूं का उत्पादन करता है। मोची जूते देकर के किसान से गेहूं प्राप्त करना चाहता है और किसान गेहूं देकर के मोची से जूते प्राप्त करना चाहता है। यानी कि आप देख रहे हैं जूते और गेहूं का क्या हो रहा है, वस्तु विनिमय हो रहा है। क्या हो रहा है, वस्तु विनिमय हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोहरे संयोग का अभाव कहाँ पर पाया जाता है, उस बात को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ मोची यदि गेहूं लेना चाहता है तो वह एक ऐसे किसान की खोज करेगा जिसके पास गेहूं हो और साथ ही साथ वह मोची से जूते भी लेना चाहता हो। तो मान लीजिएगा मोची ऐसे एक किसान के पास जाता है, उसके पास गेहूं है, लेकिन जब वह मोची कहता है कि आप जूते ले लीजिएगा और मुझे इसके बदले गेहूं दे दीजिएगा, तो मान लीजिएगा किसान इस बात पर राजी हो जाता है और वह एक जोड़ी जूते लेकर के उसको गेहूं दे देता है। अब क्या होता है, उस समय पश्चात मोची गेहूं का उपभोग कर लेता है और मोची के पास गेहूं समाप्त हो जाते हैं। मोची पुनः एक जोड़ी जूते लेकर के किसान के पास जाता है और कहता है कि आप एक जोड़ी जूते ले लीजिएगा और मुझे गेहूं दे दीजिएगा। लेकिन क्या होता, इस बार क्या होता है, किसान क्या कहता है कि मेरे पास जूते अभी हैं, मुझे जूतों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुझे गेहूं के बदले चावल की आवश्यकता है। तो मैं आपको जूते लेकर के आपको गेहूं नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि अब मोची को एक नए संयोग को ढूंढना होगा, जो कि बहुत आसान नहीं है। अतः वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग का अभाव देखने को मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो वस्तु आपके पास है आप दूसरी वस्तु उसके अदला बदला आसानी से कर लें। हो सकता है दूसरे व्यक्ति को आपकी वस्तु की आवश्यकता ना हो। ठीक है, अब चलिएगा ध्यान दें। तो ये हमने दोहरे संयोग के अभाव की समस्या का अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं वस्तु विनिमय की दूसरी महत्वपूर्ण कठिनाई है मूल्य मापक का अभाव। मूल्य मापक का अभाव। आइए हम मोची और किसान के गेहूं की ही बात दोबारा कर लेते हैं।
तो देखिएगा, ध्यान दें, मान लीजिएगा जब मोची ने एक जोड़ी जूते दिए थे किसान को तो उसने 10 किलो गेहूं दे दिया था। अब क्या होता है, अगली बार जब मोची एक जोड़ी जूते किसान के पास लेकर के जाता है तो वह मान लीजिएगा मोची को गेहूं देने के लिए तैयार भी हो जाता है। दूसरी बार भी वह गेहूं देने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु इस बार किसान मौके का लाभ उठाता है क्योंकि इस बार उसके पास जूते पहले से ही हैं। तो ऐसी स्थिति में मोची को गेहूं की आवश्यकता है और वह इस स्थिति को भांप लेता है और किसान क्या कहता है कि मैं इस बार केवल 5 किलो गेहूं दूंगा और एक जोड़ी जूते दूंगा। तो अब मोची मान लीजिएगा कि वह तैयार नहीं हो पाता है क्योंकि मोची को दिखाई देता कि पहले तो इसने एक जोड़ी जूतों में 10 किलो गेहूं दिए थे और इस बार यह एक जोड़ी जूतों में 5 किलो गेहूं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि हर बार मूल्य तय हो रहा है तथा मूल्य मापक का अभाव पाया जाता है। एक सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव देखने को मिलता है अतः वस्तु विनिमय में यह कठिनाई भी एक रोल अदा करती है। अब हम वस्तु विनिमय की तीसरी कठिनाई का और अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि वस्तु विनिमय में और क्या कठिनाई आती है। तो आप देख रहे हैं विभाजकता का अभाव। तो वस्तु विनिमय में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कठिनाई है। यहाँ एक विभाजकता का भी अभाव देखने को मिलता है, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको यदि विभाजन किया जाए तो उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है और यदि विभाजन न किया जाए तो समस्या हल नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ, दो भाइयों ने मिलकर मान लीजिएगा एक गाय पाली और उनके साथ जो है आपस में संबंध ठीक ठाक है और ऐसी स्थिति में जब संबंध ठीक ठाक है तो क्या हो रहा है कि वह जो है गाय आसानी से पाल रहे हैं और ठीक उनका कार्य चल रहा है। परंतु हम देखते हैं कि एक दिन क्या होता है, उन दोनों भाइयों में आपस में विवाद हो जाता है। जब उन दोनों में आपस में विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब दोनों भाई इस बात पर समस्या को सोल्व करते हैं कि इस गाय का विभाजन किया जाए। तो मुद्रा चूंकि प्रचलन में नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यदि गाय का विभाजन किया जाए, जैसा कि हमने बताया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनका विभाजन किया जाए तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और विभाजन न किया जाए तो समस्या सोल्व नहीं होती है। तो यहाँ हम यही देख रहे हैं कि यहाँ हम अगर गाय का विभाजन करते हैं तो गाय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, गाय मर जाती है। और यदि हम गाय का विभाजन नहीं करते हैं तो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्या किस वजह से आई है? वस्तु विनिमय के कारण है। तो वस्तु विनिमय में विभाजकता का भी अभाव देखने को मिलता है। अब हम चौथी समस्या या चौथी कठिनाई का अध्ययन करेंगे, संचय में कठिनाई। ये इसकी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था। और क्योंकि मुद्रा का जो जन्म हुआ था वो विनिमय का माध्यम और मूल्य के संचय के कारण हुआ था, सबसे मुख्य कार्य था ये। बाद में तो अनेक कार्य जैसे जैसे प्रकृति का विकास होता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, मुद्रा के कार्य अनेक बढ़ते चले गए। आज आधुनिक युग में तो मुद्रा के बहुत अधिक कार्य हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन हम पहले यहाँ पर यह अध्ययन कर लें कि संचय में जो कठिनाई आई वो क्या थी। मान लीजिएगा यहाँ पर है, हम एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिएगा एक किसान है जिसके पास 20 कुंटल गेहूं पैदा हुआ। उसने क्या करा, 5 कुंटल गेहूं बचा करके रख लिया अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए और 15 कुंटल गेहूं का विनिमय कर दिया। विनिमय करके उसने कोई और वस्तुएं प्राप्त कर ली। अब क्या होता है, उसने मान लीजिएगा पूरे वर्ष उसमें से केवल 2 कुंटल गेहूं का वह उपभोग कर पाया और 3 कुंटल गेहूं उसके पास अभी भी शेष है। तो वह उसका संचय कर लिया उसने। अगली बार मान लीजिएगा 20 कुंटल गेहूं और पैदा हुआ, इस बार उसने 5 कुंटल गेहूं फिर पुनः रोक लिया और 15 कुंटल गेहूं का अन्य वस्तुओं में विनिमय करके अन्य वस्तुएं प्राप्त कर ली। अब 3 कुंटल गेहूं पहले से ही उसके पास है, 5 कुंटल गेहूं और दोबारा उसके पास है। तो पहला गेहूं उसने संचय कर रखा है, अब उसने 5 कुंटल गेहूं और संचय कर लिया और उसमें से 2 कुंटल का उपभोग इस बार कर लिया। तो इस बार कितने कुंटल गेहूं हो गया? 2 वर्ष में 6 कुंटल गेहूं का संचय हो गया। वह वास्तव में उसकी क्या है? वह वास्तव में उसकी पूंजी है। लेकिन हम देखते हैं अगर वो ऐसा कई वर्षों तक करता रहता है तो हम ये देखते हैं कि जो पहले वर्ष वाला गेहूं है वो खराब हो जाता है, दूसरे वर्ष वाला गेहूं भी खराब होने लगता है। तो इसका
नश्वरता का गुण पाया जाता है, वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं और इसके कारण हम उनका संचय नहीं कर सकते और वस्तु विनिमय में ये कठिनाई हमें देखने को मिलती है। और जो कि अभी मैं यहाँ एक शब्द, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी यहाँ बोल देना चाहिए, मुद्रा में ये गुण नहीं पाया जाता, मुद्रा शीघ्र नष्ट नहीं होती। आपने देखा होगा अगर आपके पास 5,000 रुपये इस वर्ष बचे हैं तो आप बैंक में डाल देते हैं और आपकी जो है मुद्रा सुरक्षित रहती है। तो आप देख रहे हैं मुद्रा का जो जन्म हुआ इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ। जो कठिनाइयां आई इन कठिनाइयों, सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगर किसी का जन्म हुआ, आवश्यकता हुई तो वह थी मुद्रा। मुद्रा ने अपने जन्म से ही इन सारी कठिनाइयों को दूर किया। तो अभी हम ये विषय बात का है, पहले हम नेक्स्ट कठिनाई समझ लेते हैं, वस्तु विनिमय की अंतिम कठिनाई का और अध्ययन कर लेते हैं। तो संपत्ति को विक्रय करने में कठिनाई, ये सबसे बड़ी समस्या है। बल्कि इसके साथ साथ में एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा, आप ध्यान देंगे कि संपत्ति के हस्तांतरण में कठिनाई हो जाती है। पहले मैं आपको संपत्ति के विक्रय करने में कठिनाई समझा देता हूं और इसकी एक कठिनाई जो कि महत्वपूर्ण मैं अभी बता रहा हूं, संपत्ति के हस्तांतरण में कठिनाई हो जाती है। बल्कि इसको और मैं कहूं तो तीसरी और कठिनाई यहाँ पर मैं बता दूं तो स्थानांतरण में कठिनाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पहले हम इसको समझना चाहेंगे संपत्ति को विक्रय करने में कठिनाई। अब मान लीजिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। अब मान लीजिएगा मेरा मकान कांट में है और मैं कांट का मकान वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है और मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि दिल्ली में जाकर के कोई एक ऐसा व्यक्ति देखूं कि जो है मेरा मकान कांट में लेना चाहता हो। मैं तो लेना चाहता हूं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के व्यक्ति को मैं पहले ये ऐसा एक व्यक्ति ढूंढना चाहूंगा जो कांट में मकान लेना चाहता हो। और ये आप समझ गए होंगे, आज एक आधुनिक युग में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कोई दिल्ली का व्यक्ति कांट में मकान क्यों लेगा जिसका मकान पहले से दिल्ली में है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि संपत्ति के विक्रय करने में कठिनाई होती है। यदि मैं अपनी कांट का मकान बेचना चाहता हूं और दिल्ली लेना मकान चाहता हूं तो वस्तु विनिमय प्रणाली है, अतः मकान से मकान को ही अदला बदला जा सकता है, उसका कोई मुद्रा में मूल्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में संपत्ति का विक्रय करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना ही नहीं करना पड़ता, बल्कि मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं असंभव है, ये संभव ही नहीं है। इसी से बनता है स्थानांतरण। स्थानांतरण कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान वाली वस्तुओं का ट्रांसफर करना, अचल संपत्तियों का ट्रांसफर करना बहुत ही कठिन कार्य है। वस्तु विनिमय में आप देख रहे हैं कि इन कठिनाइयों का जब वस्तु विनिमय में हमने सामना किया, इतिहास ने सामना किया, इतिहास में जब ये वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, अनेक कठिनाइयां जब सामने आई तो मुद्रा का जन्म हुआ। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि मुद्रा का जब जन्म हुआ, मुख्य बात मैं आपको बता दूं, ये बात हमेशा याद रखने की बात है कि मुद्रा का जो जन्म हुआ था वह विनिमय के माध्यम और मूल्य वस्तु मतलब मुद्रा के संचय और विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ था। तो विनिमय के माध्यम, विनिमय के मतलब संचय के रूप में जो हुआ था मुद्रा के, तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये सारी कठिनाइयां, अब मैं आपको एक एक संक्षेप में बता देता हूं। जैसे ही मुद्रा का जन्म हुआ ये सारी कठिनाइयां सोल्व हो गई। पहली बात, दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि पहले क्या होता था, एक गेहूं, एक मोची को गेहूं लेने के लिए एक ऐसे गेहूं वाले किसान को ढूंढना होता था जो जूते भी लेना चाहे और गेहूं भी देना चाहे। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, मुद्रा का प्रचलन होने के बाद जन्म हो गया मुद्रा का, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मोची जूते बेच देगा और जैसे ही उसके जेब में मुद्रा आ जाएगी वह गेहूं भी खरीद लेगा, चावल भी खरीद लेगा, अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं खरीद लेगा। तो इस समस्या का निदान हो गया। मुद्रा के जन्म के बाद मूल्य मापक की समस्या खत्म हो गई। जैसा कि अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, आप देखेंगे गेहूं 20 रुपए किलो एक रेट है, मुद्रा में रेट है, चीनी 35 रुपए किलो। अब वस्तु से वस्तु को नहीं अपना बता रहा, बार बार मूल्य मापक नहीं किया जा रहा, एक मूल्य निर्धारित हो गया। विभाजकता का भाव, आज अगर दो भाई मिलकर के गाय पालें और उनमें आपस में मतभेद हो जाए तो आज गाय का विभाजन करना आसान है। गाय को बेच दिया जाएगा,
और बेच करके मान लीजिएगा वो जितने पैसे की बिकेगी आधे आधे बांट लिए जाएंगे। तो ये संभव किसने करा? मुद्रा ने संभव किया। संचय में कठिनाई, अब जो हम देख रहे किसान को जो जो गेहूं बचता जा रहा था वो किसान का संचय करता जा रहा था, लेकिन आपने देखा शुरू वाला गेहूं खराब हो गया। यदि हम मुद्रा में हो जाए, उसको मुद्रा का जन्म हो जाए तो वो गेहूं बचे हुए गेहूं को बेच देगा और बेचने के बाद उसको पैसे को बैंक में जमा करता चला जाएगा। तो संचय करना आसान हो गया। संपत्ति के विक्रय में कठिनाई नहीं आई, यानी कि अगर मेरा मकान है, मैं बेच करके दिल्ली जाना चाहता हूँ तो मैं बेचूंगा, अपनी मुद्रा जेब में रखूंगा और जा करके दिल्ली में मकान खरीद लूंगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि हमने ये देखा कि वस्तु विनिमय में जो है अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण जब समस्याएं हमारे सामने आई, जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं हम, सोशल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं हम, और सोशल साइंस के अंतर्गत ही इकोनॉमिक्स विषय का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान जैसे कि हम जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे ही हमें वस्तु विनिमय में अनेक कठिनाई आई, आवश्यकता महसूस हुई, तो बच्चों मुद्रा का जन्म हो गया। और मुद्रा के जन्म होते ही हम आपको वही वापस भी ले जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मुद्रा का जब जन्म हो जाएगा तो हम मुद्रा विनिमय को आपको समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि यह व्यक्ति मुद्रा दे रहा है, पैसा दे रहा है और अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर रहा है। इसलिए बहुत आसान है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम अभी वर्तमान का भी ले सकते हैं। आप डेली कोई ना कोई वस्तु खरीदते होंगे तो आप देखते हैं आपकी जेब में मान लीजिए आपको केले खरीद रहे हैं, तो उसने बताया 40 रुपये दर्जन है, आपने 40 रुपये दिए, केले प्राप्त कर लिए। बहुत आसान हो गया। मुद्रा के कारण विनिमय होना बहुत आसान हो गया, अर्थात वह विनिमय जिसमें मुद्रा माध्यम के रूप में कार्य करती है, ऐसे विनिमय को हम मुद्रा विनिमय की संज्ञा देते हैं। तो चलिएगा अब हम आगे चलते हैं और कठिनाइयों का अध्ययन करने के उपरांत अब हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि मुद्रा का इतिहास के बारे में अब अध्ययन कर लेते हैं कि मुद्रा का जो इतिहास है उसके बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम बता रहे हैं मुद्रा का जन्म हुआ, ये इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। किसके कारण हुआ? वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण हुआ। अब आपके पास आंसर बहुत अच्छा आ गया है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण मुद्रा का जन्म हुआ। अब मुद्रा का जो जन्म हो गया है तो मुद्रा के जन्म कब हुआ, इतिहास में ये मुद्रा कब आई, कब से मुद्रा प्रचलित है, सबसे पहले मुद्रा के रूप में हमने किसका इस्तेमाल किया, इन बातों को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो हमने आप देख रहे हैं फ्लो डायग्राम हमने आपके सामने लिया है, तो आप देख रहे हैं कि मुद्रा के इतिहास को जानने के लिए हम देख रहे हैं हमने सबसे पहले वस्तु मुद्रा ली है, उसके बाद धातु मुद्रा ली है, उसके बाद पत्र मुद्रा का अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम शाक मुद्रा पर चले जाएंगे और फिर हम देख रहे हैं डिजिटल मुद्रा की हम बात करेंगे, जो कि केवल एक कंप्यूटर फाइल होती है, जिसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। आप इंटर के छात्र हैं, जब आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे, इंटर की परीक्षाओं के बाद जब प्रतियोगिता परीक्षाएं पास करने के लिए जाएंगे, यूपीएससी की परीक्षाएं के लिए आप जाएंगे आगे, तो आपको ये जो आज मैंने टॉपिक समझा रहा हूँ, ये टॉपिक आपका जो है उस लेवल का मैंने समझाया है, जिससे कि आपको आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम जो भी आप देंगे, आपको अर्थशास्त्र विषय में जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो इस टॉपिक से यदि कोई भी सवाल आएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आप इसका अध्ययन करने के बाद एहसास करेंगे और अगली वीडियो का इंतजार भी करेंगे। तो चलिएगा अध्ययन करते हैं मुद्रा का इतिहास। तो वस्तु मुद्रा जैसा कि हम अभी अध्ययन कर रहे थे, तो देखिए बच्चों, वह सबसे पहले इतिहास में मुद्रा के रूप में वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। पशुओं का बाल, खाल, ठीक है, अनेक वस्तुएं थी जिन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसलिए उस काल को या उस समय को वस्तु मुद्रा काल कहा गया। ठीक, तो उसमें जो है हम मुद्रा के रूप में वस्तुओं का प्रयोग करते थे। परंतु बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वस्तुओं में नश्वरता का गुण पाया जाता है। वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, तो जिसके कारण नष्ट होने के कारण जो है क्या हुआ
उनके रखरखाव करना आसान नहीं था, उनका संचय करना आसान नहीं था। और ऐसी स्थिति में आपने देखा कि निश्चित रूप से इसमें दोष पैदा हो गए, और दोष पैदा होने के कारण फिर एक ऐसी मुद्रा की आवश्यकता हुई जिससे कि वह शीघ्र नष्ट ना हो और उसमें नश्वरता का गुण ना पाया जाए और उसको आसानी से रखा भी जा सके और उसका संचय भी आसानी से किया जा सके। तो ये गुण दिखाई दिया, जैसा कि हम देख रहे हैं धातु मुद्रा में उस समय दिखाई दिया, और धातु मुद्रा जो है उस समय प्रचलन में आई। तो बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं, अर्थशास्त्र विषय में जब हम अध्ययन करते हैं धातुओं का तो दो काल आते हैं, स्वर्ण काल और रजत काल के नाम से। स्वर्ण काल में सोने के सिक्के चलते थे और रजत काल में जो है वो चांदी के सिक्के चलते थे। तो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, तो आपको मैं बताऊं पहले एक धातुमान आया जिसमें केवल सोने के सिक्के चलाए जाते थे, और फिर द्विधातुमान आया जिसमें सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ, और धातु मुद्रा में अनेक विशेषताएं थी, धातु मुद्रा में अनेक विशेषताएं थी, परंतु समय के साथ साथ वे विशेषताएं पीछे रह गई और समस्याएं सामने आने लगी। वो क्या क्या समस्याएं थी उनका ही यहाँ पर अवलोकन करना आवश्यक है। जरा ध्यान दीजिएगा, धातु मुद्रा चूंकि बहुमूल्य थी, इसमें घिसावट, बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग करने के कारण जब हम उनको लगातार प्रयोग करते थे तो इनमें घिसावट आती थी, और घिसावट आने के कारण बहुमूल्य धातुओं का क्या होता था, घिसाई होने के कारण अधिक व्यय हो जाता है, घिसाई व्यय बहुत अधिक होता था। जब सिक्के लगातार चलन में चलते थे तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये सिक्के घिस जाते थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हानि का सामना करना पड़ता था। तो इस हानि के कारण भी हमें जो है धातु मुद्रा को जो है सीमित करना पड़ा। और आपने देखा कि धातु मुद्रा में चूंकि धातुएं सीमित मात्रा में पाई जाती हैं, ऐसी स्थिति में जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, व्यापार तेजी से आगे बढ़ा, व्यापार में मुद्रा की बहुत अधिक आवश्यकता हुई, तो यह मुद्रा सीमित रह गई और सीमितता के कारण यह मुद्रा सीमित हो गई और मुद्रा की अधिक आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में इसका यह घिसाई ना हो, अर्थात मुद्रा, हमें सीमित मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी, अब अधिक मुद्रा की आवश्यकता व्यापार में पड़ने लगी। ऐसी स्थिति में एक ऐसी मुद्रा की आवश्यकता हुई जिससे कि उसमें लागत भी कम आए, घिसाई व्यय भी कम हो, उसको संचय भी करना आसान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में पत्र मुद्रा ने जन्म लिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पत्र मुद्रा जो है, सबसे पहले परिवर्तनशील पत्र मुद्रा आई। सबसे पहले परिवर्तनशील पत्र मुद्रा ने जन्म लिया। यानी कि ये मुद्रा क्या थी, यह मुद्रा, इसमें जो है कोई भी व्यक्ति पत्र मुद्रा को जब स्वीकार करता था, जब वह जो है क्या करता था, इसके बदले में सोने का वो मुद्रा कभी भी प्राप्त कर सकता था, ऐसी शर्त इसमें जोड़ी गई थी। तो इसे कहते थे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। यानी कि पत्र मुद्रा में वह काल जिसमें जो है धातुओं को प्राप्त करना आसान था, ऐसी काल को हम पत्र मुद्रा के नाम से जाना जाता है, और ये परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। अब इसके बाद चूंकि एक इसकी सीमा बना दी गई कि जो है इसको बदला नहीं जा सकता या कम मात्रा में बदला जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो है फिर परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के बाद आज वर्तमान में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा चल रही है। तो पत्र मुद्रा का जो रूप है, आज वर्तमान में जो रूप है, वह है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। यानी कि इसमें लिखा होता है, नोट के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को 200 रुपए देने का वचन देता हूं। जैसा कि यहाँ पर नोट देख रहे हैं, 200 रुपए का आधुनिक नोट है, तो इस पर यह शर्त लिखी होगी कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो ये जो शर्त लिखी रहती है, इस शर्त के पीछे यही होता है कि आप यदि कभी भी संकट की स्थिति आएगी तो आपको 200 रुपए मुद्रा आपको दी जाएगी। तो चलिएगा, अब हम पत्र मुद्रा में फिर वो क्या आवश्यकता पड़ी कि पत्र मुद्रा के बाद भी हमें साख मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। जैसा कि मैं बता रहा था, जैसे जैसे प्रकृति का विकास होता गया, मनुष्य का व्यापार बढ़ता गया, मनुष्य का लेन देन बढ़ता चला गया, आवश्यकता इतनी अधिक हो गई कि जो है मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना कठिन हो गया। तो ऐसी स्थिति में
बड़ी मात्रा की मुद्रा को एक छोटे से साफ पत्र में लिख करके ही काम चलाना संभव हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो है इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए साख मुद्रा जो है वो चलन में आई। क्योंकि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने हैं, तो उसको यह डर था कि रास्ते में कहीं ये कोई मुझसे लूट ना ले। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए और व्यापारियों को सुविधा देने के लिए या बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा का सरल आवागमन करने के लिए साख मुद्रा की आवश्यकता हुई। और ऐसी स्थिति में साख मुद्रा के प्रचलन के कारण मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ गई। और तो हम देख रहे हैं कि साख मुद्रा क्या है। साख मुद्रा के अंतर्गत वे मुद्राएं आती हैं जैसे चेक है, हुंडी है, ड्राफ्ट है, इस तरह की बहुत सारी मुद्राएं वर्तमान में जो है वो प्रचलित हैं। और साख मुद्रा में एक शब्द आता है साख। साख मुद्रा में एक शब्द क्या है? साख। और साख का मतलब है विश्वास। साख का मतलब क्या है? विश्वास है। अर्थात यदि आपने इस चेक पर किसी को पेमेंट करना है, आपने उसका नाम लिख दिया और आपने 1 लाख रुपए लिख दिए, तो ये वह विश्वास पत्र है जो आप किसी को इस आशा से दे रहे हैं कि आपको ये बैंक में जमा करने के बाद ये राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे पत्र को हम साख मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो चलिएगा, साख मुद्रा का अध्ययन करने के उपरांत अब हम ये जान लेते हैं कि पत्र मुद्रा भी वर्तमान में प्रचलित है, वर्तमान में साख मुद्रा भी प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में धातु मुद्रा भी प्रचलित है, परंतु ये मुद्राएं प्रचलित होने के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल मुद्रा की भी आवश्यकता पड़ गई है। ये डिजिटल मुद्रा क्या है? केवल एक आप संक्षेप में जाने, ज्यादा इसमें अभी विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको संक्षेप में ये जानने की यहाँ पर आवश्यकता है कि ये केवल एक कंप्यूटर फाइल है। यह केवल एक क्या है? कंप्यूटर फाइल है। कंप्यूटर के माध्यम से एक पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर होता रहता है। तो ये डिजिटल मुद्रा है, यानी कि मुद्रा का, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा या धातु मुद्रा का कम से कम प्रयोग करने के उद्देश्य से और इसको सरल बना दिया गया है, जिसे हम डिजिटल मुद्रा के नाम से वर्तमान में जानते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि प्रारंभ में वस्तु मुद्रा प्रणाली थी, उसमें अनेक समस्याएं जिसके कारण धातु मुद्रा ने जन्म लिया, उसमें भी समस्याएं हैं। ये पत्र मुद्रा, और पत्र मुद्रा में समस्याएं नहीं थी बल्कि हमें आवश्यकता थी, विस्तार देना था मुद्रा को, तो साख मुद्रा की आवश्यकता हुई और इसे और अधिक विस्तार देने के लिए डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता हुई। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर जो है मुद्रा के जन्म के बाद मुद्रा अनेक तरीके से कार्य करने लगी और मुद्रा का इतिहास आपने जान लिया। और थैंक यू।